हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे की टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये नेशनल इनकम क्या है। तो देखो, नेशनल इनकम आपको पता है कि इसको बहुत तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दो एग्जांपल कंसिडर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नेशनल इनकम कह सकते हैं कि दिस इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्टर्स इनकम। ठीक है, तो जो फैक्टर्स इनकम है उसको अगर हम ऐड कर दें, उसको एग्रीगेट कर दें, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ठीक है, फैक्टर्स इनकम तो हमें तभी पता चलेगा अगर हमें पता हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे हमें क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप इन सभी को ऐड कर दो तो जो आपके पास रिजल्ट वाला अमाउंट आएगा उसको आप क्या कह सकते हो? नेशनल इनकम। ठीक इसी तरीके से एक और तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि किसी देश में एक पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, एक टाइम पीरियड की बात करें, इनफैक्ट उस टाइम पीरियड में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है। अगर ये वैल्यू आपके पास है तो उसको भी हम नेशनल इनकम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से कुछ डेफिनेशन से आपने याद रखनी है। अब क्योंकि हमने नेशनल इनकम चैप्टर शुरू किया है तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि इंडिया में पहली बार कब नेशनल इनकम को स्टडी करने की शुरुआत की गई थी। तो देखो, सबसे पहले इंडिया में अगर हम नेशनल इनकम को स्टडी करने की बात जब हम करते हैं तो इसका क्रेडिट जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें पहली बार इंडिया में नेशनल इनकम को स्टडी करने की कोशिश की। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने एनुअल जो पर कैपिटा इनकम था, ठीक है, वो कितना कंप्यूट किया था उस वक्त? 20 रुपीज़ उन्होंने कंप्यूट किया था। ठीक है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इंडिया में पहली बार पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाल जैसी बुक में पहली बार नेशनल इनकम को स्टडी करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि इस अप्रोच में, इस इनिशिएटिव में इन्होंने पर कैपिटा इनकम जो थी इंडिया की वो कितनी बतलाई थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पहली बार साइंटिफिक तरीके से इंडिया में नेशनल इनकम कितना होगा उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट जाता है VKRV राव को। 1930s में इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, कैसे साइंटिफिक तरीके से इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में डिवाइड करके इन्होंने देखा कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो कितनी हो सकती है। और इस स्टडी के बाद में इन्होंने बताया कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, एनुअल हम बात कर रहे हैं, वो या तो 62 है या 76 है। अब देखो, अलग अलग सोर्सेज पे ये अलग अलग नंबर लिखे गए हैं, तो ये दोनों नंबर याद रखना है। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आए तो दोनों एक साथ नहीं देंगे, एक ही नंबर इसमें से आएगा। तो कोई भी नंबर अगर पेपर में आए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो, अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तो दोनों ही लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर ऐसे अगर हम बात करें, पहली बार ऑफिशियल, क्योंकि इससे पहले जितने भी थे वो अनऑफिशियल तरीके से कोशिश की गई थी इंडिया के नेशनल इनकम को स्टडी करने के लिए। पहली बार ऑफिशियल तरीके से नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का जो आइडिया है वो किसको जाता है? PC मैलानोबिस को। तो PC मैलानोबिस नेशनल इनकम कमेटी के हेड के रूप में जब इन्होंने काम करना शुरू किया, 1948 का जो टाइम पीरियड था, उस वक्त जो इन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम जो कंप्यूट की थी वो कितनी थी? 8710 करोड़। ये सीधा आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ऑफिशियल जो ये नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी, या सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी 1948 में, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की जो नेशनल इनकम थी 1948-49 के लिए वो कितनी थी। ठीक है, तो ये आपसे नंबर पूछा जा सकता है। और ठीक इसी तरीके से इन्होंने पर कैपिटा इनकम जो थी वो भी 225 रुपये बताया था। अब ये देखो, ये जो नेशनल इनकम कमेटी है इसके भी जो नंबर्स हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो अलग अलग ही रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन था, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपने इनिशिएटिव देखे इंडिया की तरफ से कि कैसे इंडिया में नेशनल इनकम को स्टडी करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया था। अब अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 1955 से
जीडीपी के डेटा को कंपाइल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो सीएसओ के पास में था, ठीक है। तो अगर अभी आज के टाइम में अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जीडीपी के जो नंबर्स हैं ये आज के टाइम पे कौन कंपाइल करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीएसओ होगा। लेकिन आपको पता है कि सीएसओ और एनडबलएसओ को मर्ज कर दिया गया है 2019 में। तो इसका मतलब आज के टाइम में जीडीपी का जो नंबर है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो ये भी आपने इन्फॉर्मेशन याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये चैप्टर काफ़ी लेंथी होने वाला है, इसमें बहुत सारे की टर्म्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो कुछ की टर्म्स पे हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे बहुत काम आएगी, क्योंकि आगे हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो जीडीपी की डेफिनेशन में ये जो टर्म है इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें यहीं पर पता लग जाए कि डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी होता क्या है। तो देखो, आप डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज़ करें चाहे इकोनॉमिक टेरिटरी, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ तक इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज वहाँ पे फ्रीली हो सकता है, ठीक है। उस एरिया को हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी कहेंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सिंपली एज ए लेमैन लैंग्वेज में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्री है वो तो आएगी ही, इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्री है वो तो आएगी ही, लेकिन आपने एक टर्म सुना होगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स होता है आपके कोस्टल एरिया से, अगर हम उसको मेजर करना शुरू करें तो वो वाला जो एरिया है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा, और ये तो बहुत सिंपल है, ये हमें समझ आती है, ठीक है, और डेफिनेशन यही है। लेकिन इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें और बहुत सी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को हमें एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेन एम्बेसी को बात करें, देखो अगर इंडिया की एग्जांपल कंसीडर करें, अब इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज भी हैं, ठीक है। तो क्या उसको डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो इंडियन एम्बेसी बाहर के देशों में है, क्या उसको कंसीडर करेंगे, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही अगर हम इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वो चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं पे भी हो, तो क्या उसको कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक उसी तरीके से इंडिया की जो फिशिंग वेसल्स हैं, शिप हैं, ठीक है, ऐसे ही एयरक्राफ्ट्स हो गए, क्या इसको कंसीडर करेंगे, तो इसको भी कंसीडर करेंगे, इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। तो अब देखो यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से बनाए जा सकते हैं कि जो इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन है या फिर जो डोमेस्टिक टेरिटरी की जो डेफिनेशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कौन सी नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। अब कुछ और की टर्म्स है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले मार्केट प्राइस क्या होता है। तो ये तो देखो सिंपल ही, आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने गए, जिस प्राइस पे आपको वो मिला वो मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब कोई आप चीज़ खरीदने जाते हो तो उस पर टैक्स भी लगे होते हैं, तो आपने याद रखना है। देखो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये पेपर में मतलब आपसे पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स में। मतलब कोई जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट प्राइस डज इट इंक्लूड डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, या इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना, ओबीसी सी बात है, मार्केट प्राइस की जब हम बात करेंगे तो मार्केट के प्राइस पे जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उस प्राइस में ओबीसी सी बात है टैक्स इंक्लूड होता ही है। और किस टैक्स की बात करते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो ये तो नाम से ही क्लियर है, फैक्टर कॉस्ट। तो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो वो जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके इनपुट्स हैं उस पर कितना खर्चा आएगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। अब क्या उस फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, वहाँ पे सब्सिडीज इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपने याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया जा सकता है। फिर ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो एक तो चीज़ आपने याद रखना है कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो गुड्स का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या होगा, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आगे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी, उसको एज इट इज़ आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। मतलब फर्दर प्रोडक्शन में उसका यूज़ अब नहीं होगा, वो एंड प्रोडक्ट है, वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। ठीक इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में एक टर्म हम यूज़ करते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, तो देखो डेप्रीसिएशन का सिंपल सा मतलब होता है लॉस इन वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपके पास है, अब देखो कोई चीज़ अगर आप परचेज करते हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपकी बुक हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे घर हो, तो विद द पासेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये वैल्यू कितनी कम हो रही है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं, जो कि कंट्री टू कंट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में ये कंसीडर किया जाता है कि
अगर कोई घर है तो वो हर साल 1% से उसमें डेप्रिसिएशन होता है। इसका मतलब एक बार आपने घर बना लिया और 100 सालों के बाद में वो बिल्कुल उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक टर्म हम यूज़ करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि कुछ इंडियंस जो हैं वो बाहर रह के कमा रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स इंडिया में आके कमा रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक इसी तरीके से एक टर्म हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, तो आपने सुना होगा गिफ्ट्स हो गए, डोनेशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, तो इन सभी चीज़ों को हम किस में कंसिडर करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट में। देखो ऐसे डायरेक्ट ना क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है, बताओ किसको इंक्लूड करेंगे किसको एक्सक्लूड करेंगे। तो इसलिए ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए ज़रूरी है। अब अगर ऐसी ही बात करें, अगर मान लो किसी को पेंशन मिल रहा है, ठीक है, अगर किसी को पेंशन मिल रहा है तो क्या उस पेंशन को हम ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर कंसिडर करेंगे, तो इसको कंसिडर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पेमेंट है क्यों मिल रहा है, ये पेमेंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, ठीक है। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये विदाउट सर्विसेज आपको पेमेंट मिल रही है, तो विदाउट सर्विसेज अगर मिलेगी तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट का पार्ट होगा। लेकिन अगर आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके बदले में अगर पैसा अगर आपको मिल रहा है तो वो नेशनल इनकम के रूप में, माफ़ कीजिएगा, नेशनल इनकम नहीं, इसको पर्सनल इनकम के रूप में कंसिडर किया जाता है और जो कि टैक्सेबल भी होता है। ठीक इसी तरीके से एक टर्म आता है नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। अब देखो नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, तो अगर कोई भी पर्सन हो, कोई पर्सन का यहाँ पे मतलब है कोई भी, चाहे वो इंडिया का पर्सन हो चाहे फॉरेनर हो, अगर वो इंडिया में मतलब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अगर इंडिया में वो रिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है, यहाँ से तो हमें क्लियर हो रहा है कि वो कितने टाइम तक इंडिया में रह रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, तो एक पॉइंट और इसमें कंसिडर किया जा सकता है कि ऐसा पर्सन जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में हो, ठीक है, ये पॉइंट भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जैसे अब जो इंडियंस हैं, ठीक है, वो अब इंडिया में तो नहीं रह रहे हैं लेकिन इंडिया के लिए काम कर रहे हैं एज ए एम्बेसडर इंडिया की एम्बेसी में बाहर के देशों में, तो क्या ऐसे लोगों को कंसिडर किया जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट, तो इनको कंसिडर किया जाएगा बिल्कुल। ये ऐसे आ सकते हैं पेपर में क्वेश्चन कि नॉर्मल रेसिडेंट की जो डेफिनेशन है उस पर किसको कंसिडर करेंगे किसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब ऐसे अगर हम फॉरेनर की एग्जांपल कंसिडर करें तो अगर वो भी इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट के रूप में। लेकिन अगर कोई फॉरेनर एज ए मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में आया है, एज ए स्टूडेंट इंडिया में आया है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई वर्क पर्पस के लिए इधर आया है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। फिर ऐसी अगर हम बात करें, जैसे अब इंडियन एम्बेसी बाहर है, अब वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको अगर हम छोड़ दें दूसरे पर्पस के लिए, अगर वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है, सपोज करो अगर वो फॉरेनर है लेकिन इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करेंगे, तो ऐसे लोगों को कंसिडर हम नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए अब इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे रीजनल ऑफिसेस हैं, IMF के ऑफिसेस हैं और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है इंडिया में तो क्या उसको कंसिडर करेंगे, तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। फॉरेन एम्बेसडर इंडिया में जो काम कर रहे हैं क्या उसको कंसिडर करेंगे, उनको भी नहीं करेंगे। फॉरेन का अगर कोई टेक्निकल एक्सपोर्ट इंडिया में काम कर रहा है उसको कंसिडर करेंगे, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेसिडेंट का जो ये टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। अब एक टर्म होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब देखो ये तो नाम से क्लियर है कि पर यूनिट आउटपुट के लिए आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, ठीक है, पर यूनिट आउटपुट के लिए आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको क्या कहेंगे, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर जैसे सपोज करो आपने 100 यूनिट बनाने हैं, ठीक है, 100 यूनिट बनाने के लिए अगर आपको 50 कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है, कैपिटल यहाँ पे सिंपली कंसीडर कर लो कि पैसे हैं, ठीक है, 50 रुपये लगा के 100 यूनिट बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा कि 1 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे सपोज़ करो कि 1 यूनिट को बनाने के लिए आपको 10 रुपये लगाने पड़ेंगे, तो इसकी जो रेशियो है ये हाई हो जाएगी। तो किसी भी देश के लिए एक अच्छा डिज़ायरेबल आप कह लीजिए मोमेंट कौन सा होता है जहाँ पे लो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है,
मतलब कि आपका आउटपुट ज़्यादा है लेकिन उसके लिए इनपुट की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है। अब ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी लेबर बहुत स्किल है, आप टेक्निकली बहुत एडवांस हो चुके हैं, ठीक है, आप इकोनॉमी ऑफ स्केल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी टर्म आपने याद रखना है, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। अब कुछ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। ये जो वस्तुएं हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक तो होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल अब आपको पता ही है रॉ मटेरियल क्या है, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो आपको इनपुट चाहिए। तो इसका सिंपल सा पर्पस यही है कि इसको प्राइमरीली हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनपुट के रूप में, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरमीडिएरी गुड्स, तो ये इंटरमीडिएरी गुड्स क्या होते हैं? तो देखो, इंटरमीडिएरी गुड्स वो गुड्स हैं जिनमें ऑलरेडी प्रोसेसिंग की जा चुकी है और फर्दर इसमें प्रोसेसिंग करने की और ज़रूरत है, उसको क्या कहेंगे? इंटरमीडिएरी गुड्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं दूध की, ठीक है। तो दूध एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। दूध से आपने बना दिया दही, दही क्या हो गया? इंटरमीडिएरी। ये फाइनल भी हो सकता है, दही जो है वो इंटरमीडिएरी भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। इंटरमीडिएरी कब होगा? अगर उसी का आप लस्सी बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल गुड्स क्या होता है? तो देखो, फाइनल गुड्स नाम से क्लियर है, जिसमें फर्दर कोई भी वैल्यू एडिशन वगैरह अब नहीं होगा, अब डायरेक्टली उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तो देखो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है कि उस गुड का इस्तेमाल करके आप नई नई चीज़ें बनाओगे अभी, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका इस्तेमाल करोगे, उसको क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, व्हीकल्स हो सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर हम बात करें कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स क्या है? जिसका डायरेक्ट आप कंजम्पशन करोगे, ठीक है। तो वो फूड हो सकते हैं, क्लोथिंग हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ना एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, या फिर कोई भी नॉर्मली आपसे पूछ सकता है कि जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? अब ये फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं अपने आप में, ठीक है। ये जो कैपिटल गुड्स है इसको हम इंटरमीडिएट गुड क्यों नहीं कंसिडर करते? क्योंकि इसी का यूज़ करके तो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो इसको इंटरमीडिएट गुड क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? तो देखो, इसको इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट तो जरूर करता है, लेकिन दे देमसेल्फ नॉट गेट ट्रांसफर इनटू फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये लाइन आपने याद रखना है, इसका जस्ट इस्तेमाल किया जाता है एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, खुद फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। फिर एक टर्म आपने याद रखना है, हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है? हिंदू ग्रोथ रेट ऐसे मतलब, कभी देखो, वैसे तो प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है, अगर प्रीलिम में कभी ना आए, अगर मान लो कोई इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है यूपीएससी के पैनल में, इंटरव्यू चल रहा है आपका, तो मतलब वो आपसे पूछ सकता है कि एक इंडियन इकोनॉमी के टर्म, एक टर्म यूज़ किया जाता है इंडियन इकोनॉमी में, हिंदू ग्रोथ रेट, ये आपने सुना होगा, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हिंदू ग्रोथ रेट क्या है? आपको पता है इंडिया में 1990s का जो टाइम पीरियड था, तो वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था, क्योंकि इंडिया वॉज मोर और लेस आप कह सकते हो एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले वाला जो टाइम पीरियड था इंडिया में, इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत कम था। तो वो जो टाइम पीरियड था जब इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत कम था, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं? हिंदू ग्रोथ रेट। उस ग्रोथ रेट को क्या कहते हैं हम? हिंदू ग्रोथ रेट, जो कि लो ग्रोथ रेट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये टर्म भी हमने याद रखना है। फिर हम देखते हैं कुछ और टर्म, जैसे कि जीडीपी क्या होता है। इनफैक्ट ये जो चैप्टर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोर टर्म है वो जीडीपी ही है। ये टर्म हमने बहुत बार सुना होगा बचपन से, जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर देखो इसमें ना आप तीन चीज़ें देखो, तीन शब्दों से मिलकर बना है। ग्रॉस मतलब कि टोटल, डोमेस्टिक तो हमने देखा था डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकती है। तो जीडीपी इन सिंपल टर्म्स क्या होता है? इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, ठीक है। तो अब ये टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है 1 ईयर, मतलब 1 ईयर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साल बाय साल जो है हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव हमें नज़र आता है। लेकिन आपको पता है क्वार्टरली बेसिस पे भी जीडीपी को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी आपने याद रखना है। वैसे तो अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर इन तीनों शब्दों को ही ब्रेक कर दोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा जीडीपी क्या है, ठीक है। फॉर आवर ओन कन्वीनियंस आपने इस डेफिनेशन को याद रखना है कि जीडीपी इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग ए 1 ईयर पीरियड। फिर अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो देखो ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला काम है। हालांकि हम इसे समझ तो बहुत इजीली सकते हैं,
पर स्टिल आपको इसको रटना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी, देखो जीडीपी क्या है, फाइनल जो आपकी वैल्यू है, फाइनल वैल्यू हमने अभी पढ़ा था, फाइनल वैल्यू क्या है जिसमें फर्दर अब वैल्यू एडिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मार्केट प्राइस मतलब कि आप डायरेक्टली जिस चीज़ों को मार्केट से जाके परचेज करोगे तो वहाँ पे जीडीपी कितनी है, ठीक है। आप देखो मार्केट में अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो उस पर टैक्स लगा होता है, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट आप हमने पढ़ा पीछे, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो पैसा आपका लगा वो फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें टैक्स ऐड कर दो, सब्सिडी माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा आपके पास वो क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक इसी तरीके से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे इसका रिवर्स हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे आपको पता है फैक्टर कॉस्ट वाला जो स्टेज है वहाँ पे टैक्सेस तो लगते नहीं है, तो टैक्स हो जाएगा माइनस और सब्सिडी हो जाएगा ऐड। तो ये आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर अब एक टर्म है नेट जीडीपी क्या होता है, ठीक है, नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो जहाँ पे भी नेट शब्द आ जाए तो नेट शब्द का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, और डेप्रिसिएशन टर्म हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो जीडीपी से माइनस करो डेप्रिसिएशन, आपके पास आ जाएगा नेट जीडीपी। फिर एक टर्म आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इससे पहले अभी हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर अंदर आपने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा की है, उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है, वो आपका जीडीपी था। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पे देखो टर्म यूज़ हो रहा है नेशनल, ठीक है, तो यहाँ पे बात होगी नेशनैलिटी की, मतलब कि इंडियंस की, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं आउटपुट को किसकी, नेशनल ऑफ ए कंट्री, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियंस ने कितना पैसा जनरेट किया उसको हम क्या कहेंगे, जीएनपी, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब जैसे मान लो कि एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी है, वो यूके में जाके काम कर रही है, तो ये जितना भी इनकी फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है, एक साल की जितनी भी फाइनल वैल्यू होगी वो यूके की जीडीपी में काउंट होगी। अब देखो जीडीपी हमने पहले ही वर्ड यूज़ किया हुआ है, जीडीपी वर्ड जब भी हम यूज़ करेंगे ये डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड है, तो यूके की जीडीपी में ये ऐड हो जाएगा, लेकिन है तो इंडियन, वहाँ जाके पैसा जनरेट कर रहा है। तो जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो हम नेशनैलिटी की बात करते हैं, इंडियंस की बात करते हैं, तो इंडिया के जीएनपी में ये ऐड हो जाएगा। अच्छा कुछ और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो कि कोई फॉरेनर है, जैसे मान लो एबी डिविलियर है, वो इंडिया में आ रहा है, ठीक है, इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में पैसा जनरेट कर रहा है, तो वो जो पैसा अर्न करेगा, ठीक है, तो वो किस में ऐड होगा, तो वो इंडिया की जीडीपी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, इंडिया के जीएनपी में ऐड नहीं होगा। जीएनपी साथियों आपने याद रखना है कि जीएनपी की जब भी हम बात करते हैं तो इसका सिंपल सा कनेक्शन किसके साथ में है, नेशनैलिटी के साथ में है, ठीक है, और जीडीपी का सिंपल सा जो संबंध है वो किसके साथ में है, टेरिटरी के साथ में है, ठीक है। तो अगर टेरिटरी के अंदर चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है उसकी वैल्यू को आप जीडीपी में तो ऐड कर लोगे, ठीक है, लेकिन आप जीएनपी में ऐड नहीं करते हो। अगर इसका फॉर्मूला बनाया जाए तो ये आप इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हो। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एक्स माइनस आई, और ये एक्स यहाँ पे क्या है, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, इंडियंस बाहर जो जाके पैसा कमा रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है एक्स को, ठीक है, और जो फॉरेनर से इंडिया में पैसा आके कमा रहे हैं उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर हम ऐड कर दे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में तो ये हमें कौन सा रिजल्ट देगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला भी याद रखना है। फिर ये नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये हमने अभी देखा कि जहाँ पे भी वर्ड नेट आ जाए, ठीक है, तो नेट जहाँ पे भी आ जाएगा तो ओरिजिनल जो आपके पास नंबर है उसमें से डेप्रीसिएशन को अगर माइनस कर दो तो आपके पास वो नेट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जीएनपी में से अगर आप डेप्रीसिएशन को माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये दूसरा जो पॉइंट है ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि जब हम बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की एट फैक्टर कॉस्ट तो ये इंडिया की रियल नेशनल इनकम की इन्फॉर्मेशन देता है आपको, ठीक है। तो ये लाइन भी आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है ये पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो ये तो कभी आएगा नहीं कभी पेपर में क्योंकि बहुत आसान है। पर कैपिटा इनकम क्या होगा, नेशनल इनकम को अगर हम डिवाइड कर दें इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से तो वो क्या हमारे को रिजल्ट मिलेगा, पर कैपिटा इनकम का। अब यहाँ पे ना एक टर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन जीडीपी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ जी ये ग्रीन जीडीपी क्या है, ग्रीन जीडीपी। तो देखो सिंपली ग्रीन जीडीपी क्या है, जितनी जीडीपी है, ठीक है, किसी देश की जितनी जीडीपी है उस जीडीपी के बनने में जितना इन्वायरमेंटल लॉस हुआ है अगर उसको हम माइनस कर दें तो जो रिजल्ट आपके पास बचेगा फाइनली उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन जीडीपी। तो आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज की ज़रूरत है वो क्या है, ग्रीन जीडीपी की, ठीक है जी। चलिए
अब हम देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। देखो वैसे तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने सिर्फ वही पॉइंट्स याद रखने हैं जो हमारे काम के हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत है, लेकिन काम की चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझें, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है क्या। तो देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है कि जो टोटल आपका आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो वैल्यू है अगर उसको माइनस कर दोगे तो जो आपके पास रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। नहीं समझ आया, चलो एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो मान लो एक फार्मर है, उसने 1 किलो वीट जो है वो ग्रो किया, ठीक है, उसको 100 रुपये का बेच दिया, ठीक है। अब उसने 100 का बेच दिया। हमने अभी इसे पिछले स्लाइड में देखा था जीडीपी क्या होता है, ठीक है, तो वो फाइनल वैल्यू है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो यहाँ पे वीट की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आएगी, 100 रुपये। तो इसका मतलब फार्मर, अगर मान लो किसी देश में एक ही फार्मर है, ठीक है, उसने एक ही फार्मर है और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी उस देश में नहीं होती है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो अपने वीट को 100 रुपये का बेचता है तो उस देश की जीडीपी कितनी हो जाएगी, 100 रुपये, ठीक है। फिर जब हमने स्टडी करके देखा कि उस फार्मर का कॉस्ट कितना आया था, ठीक है, सीड से लेके बाकी इनपुट पे उसका कितना खर्चा आया था, तो हमने देखा कि 40 रुपये का उसका खर्चा है, ठीक है। तो 40 जो उसका खर्चा है, जो उसका इनपुट है, जो इंटरमीडियरी जो उसने यूज़ किया था, तो अगर इस इंटरमीडियरी कॉस्ट को अगर हम माइनस कर दें 100 में से तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 रुपये। तो ये 60 क्या है, वैल्यू एडिशन है, और इसी को हम जीवीए कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैंने लिख दी है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, बस यहाँ पे हमारा पर्पज़ क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को समझ लें। फिर हम देखते हैं रियल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी, यहाँ से ना ये डेफिनेशन बन सकता है, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जीडीपी और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन सभी में क्या डिफरेंस है। तो आपने याद रखना है, देखो जब भी हम रियल जीडीपी की बात करेंगे, इनफैक्ट जब भी रियल शब्द आता है इकोनॉमिक्स में, तो इसका मतलब होता है कि आपने इन्फ्लेशन से उसको एडजस्ट किया है। तो इन्फ्लेशन से आप कैसे एडजस्ट करोगे, जब आप उसको कंपेयर करोगे। तो कंपेयर किसके साथ करते हैं, एक पास्ट में कोई बेस ईयर हम ले लेते हैं, ठीक है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो इसलिए रियल जीडीपी को हम कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो वो कांस्टेंट प्राइस, वो फिक्स्ड प्राइस जो है वो कौन सा प्राइस होता है, कोई भी आप बेस ईयर कंसीडर कर लेते हो, ठीक है। तो रियल जीडीपी अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहोगे कि रियल जीडीपी कौन सी जीडीपी होती है, जो कि इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होती है। अब ये जरूरी है, ये जरूरी क्यों है, पहले नॉमिनल जीडीपी को हम पढ़े, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो जैसे हमने पढ़ा था ना जीडीपी, ठीक है, तो आप वैसे ही समझो जीडीपी, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे गुड्स है चाहे सर्विसेज है, उसकी जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है, करंट प्राइसेस पे जो भी उसका प्राइस है, वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो नॉमिनल जीडीपी होगा। अब जैसे मान लो ना, इसको समझो कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है, नॉमिनल ज़्यादा ज़रूरी है कि रियल ज़रूरी है। तो देखो अब आप डिसाइड करना कि रियल ज़रूरी है कि नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे सपोज़ करो कि एक देश है, ठीक है, और उस देश में एक ही किसान है और वो सिर्फ वीट ही उगाता है, ठीक है, और उसने वीट उगाया, वीट उगाने में उसका पहले 40 रुपये का खर्चा आता था और 100 रुपये का बेचता था। जीडीपी कितनी होगी, 100 रुपये की होगी। अब इनपुट के प्राइसेस बढ़ गए, जहाँ उसका 40 रुपये का कॉस्ट आता था अब आता है 80 रुपये, ठीक है। उतना ही प्रोडक्ट उसने बनाया और जाके बेच दिया कितने का, 200 रुपये का, क्वांटिटी उतनी ही है, तो जीडीपी कितनी होगी, 200 रुपये। अब मेरे को आप ये बताओ कि क्वांटिटी पहले भी उतनी थी, ठीक है, क्वांटिटी अब भी उतनी है, पहले 100 रुपये की बिकती थी अब 200 की बिकती है, पहले जीडीपी 100 थी अब 200 की, लेकिन रियलिटी में क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। तो जब आप इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हो तो वो जो आपके पास नंबर आता है वो रियल आता है। तो किसी भी सेंस में आप कह सकते हो कि रियल जीडीपी जो है वो अच्छा आपको एक रिजल्ट शो करती है किसी भी इकॉनमी का। तो अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो देखो नॉमिनल जीडीपी को अगर आप रियल जीडीपी से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो कौन सा रिजल्ट आपको मिलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर का। और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, आंकड़े आपके जीडीपी के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन क्या रियलिटी में उसका कोई बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। वह सोचोगे कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है इसका यूज़ जो है, हम ये जीडीपी जैसे जो कॉन्सेप्ट है उनको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। हम WPI हो गया, CPI हो गया, ऐसी चीज़ों में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो रेंज ऑफ बास्केट है, ठीक है, वो जीडीपी जब मेजर करते हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीडीपी को मेजर करने के लिए हम बहुत सारे इनपुट्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम CPI ये WPI को कंसिडर करते हैं तो इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता है। अब कुछ टर्म है जैसे पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, तो नाम से क्लियर है, पोटेंशियल मतलब कि क्षमता कितनी है। आज आपकी जीडीपी 100 रुपये की है, ठीक है, लेकिन आप में क्षमता है कि 200 की जीडीपी हो सकती है। अच्छा ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं एक ऐसा देश जिसकी जीडीपी बहुत कम है लेकिन उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है,
इन द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस, वो बहुत कुछ अभी तो नहीं कर पा रहे, लेकिन पोटेंशियल तो है कि आने वाले टाइम में जब भी वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो वहाँ पे जीडीपी का नंबर जो है वो ग्रो कर जाएगा, तो उनकी पोटेंशियल है। ठीक है, तो जो अभी की करंट आपकी जीडीपी है, ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन पोटेंशियल का मतलब होता है कि आने वाले टाइम में वो जो जीडीपी का नंबर है वो कितना और बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पर्सनल इनकम और ये नेशनल इनकम क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आ सकता है पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन। पर्सनल इनकम, तो अभी आप अपनी एग्जांपल लीजिए, तो आपको कितना पैसा मिला, आपने कितना पैसा रिसीव किया, उसको क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम। अब यहाँ पे आपकी जब बात हो रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जितना पैसा मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है कि ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कितना इनकम जनरेट किया। अब देखो, अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा स्टेटमेंट। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हम अपनी एग्जांपल लें, जैसे मान लो कि हम दिहाड़ी कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है। अब अगर मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हो, मान लो कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, मशीन पे काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो बना तो आप 10,000 का देते हो एक महीने में, ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी कितनी है, 5,000 आपको मिल रही है। तो जो आपको मिल रहा है वो किस में काउंट होगा, पर्सनल इनकम में। कितना आपको मिला, आपने जनरेट कितना कर दिया, वो किस में काउंट होगा, नेशनल इनकम में। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो पर्सनल इनकम जो है ये रिसीट की साइड को रिफ्लेक्ट करता है और ये जनरेशन ऑफ इनकम की साइड को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम की, तो यहाँ पे इनकम और ट्रांसफ़र जो है इसको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट जो है, जो कि नेशनल डेट पे मिलता है, उसको इंक्लूड किया जाता है पर्सनल इनकम में, दूसरी तरफ नहीं किया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, इसको काउंट नहीं किया जाता है पर्सनल इनकम में, इधर काउंट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है और मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, इसको याद करना है आपने। फिर अब हम एक टर्म देखते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। तो देखो ये नाम से क्लियर है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो देखो जो आपकी इनकम है उस पर आपको कुछ डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो टैक्सेबल स्लैब में आ रहा है तो टैक्स देने के बाद जो आपके पास पैसा बचेगा, जो कि सिर्फ आप खर्चे करने के लिए आप रखोगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अब एक टर्म है, आई थिंक ये मैंने ऐड नहीं किया, लेट मी सी, एक मैंने पेज ऐड नहीं किया, चलो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये एक टॉपिक है परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी, ये परचेसिंग पावर पैरिटी का एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ये गूगल से आप सर्च कर लेना, इसकी या डेफिनेशन मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। एक आपने टर्म सुना होगा परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसको ट्रिपल P भी हम कहते हैं। तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अमेरिका में, हम अमेरिका के साथ बेसिकली इसको कंपेयर करते हैं, इनफैक्ट हम किसी भी कंट्री के साथ इसको कंपेयर करते हैं, बस एक वैसे एक स्टैंडर्ड सा बना हुआ कि हम अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं। अमेरिका में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ठीक है, कितने अमेरिकन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अमेरिका में किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कितने अमेरिकन डॉलर की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब उसको ही अगर हम कंपेयर करें उसी गुड्स एंड सर्विसेज को, कि वही सेम गुड्स एंड सर्विसेज जिसको खरीदने के लिए कुछ अमेरिकन डॉलर आपको पे करने पड़ रहे हैं अमेरिका में, अगर उसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में कितने रुपये आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है। चलो अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। जैसे सपोज करें कि इंडिया और अमेरिका का जो एक्सचेंज रेट है, जो नॉर्मल एक्सचेंज रेट है, वो $1 की वैल्यू है 60 रुपये, ठीक है। मतलब अगर आप $1 अगर आपके पास अमेरिकन डॉलर है तो आपको 60 रुपये मिल जाएंगे, या फिर अगर आपके पास 60 रुपये है और अगर आप अमेरिका में जाना चाहते हो तो फॉरेक्स मार्केट जो है वहाँ से आपको 60 रुपये के बदले में $1 मिल जाएगा, जो कि अभी ये नॉर्मल एक्सचेंज रेट है, ठीक है। चलो अब हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं मिल्क की। तो अगर आप अमेरिका में 1 लीटर मिल्क खरीदने जाओ तो उसके लिए आपको $1 पे करना पड़ेगा, ठीक है। और $1 की वैल्यू कितनी है इंडिया में, 60 रुपये। और इंडिया में 60 रुपये अगर आप लेके जाओ तो इंडिया में सपोज करो कि आपको 3 लीटर मिल्क जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखो अमेरिका में $1 खर्च करके आपको 1 लीटर मिल रहा है, इंडिया में $1 खर्च करके आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने लीटर दूध मिल रहा है, 3 लीटर मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो $1 की वैल्यू इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितनी हो गई, 20 रुपये होगी, क्योंकि जहाँ पे आप $1 पे कर रहे हो, इंडिया में $1 की वैल्यू कितनी है, 60, लेकिन 60 में आप 3 गुना चीज़ें खरीद रहे हो,
तो यहाँ पे अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, इस एग्जांपल में कंसीडर करें, तो इंडिया और अमेरिकन करेंसी जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20 रुपये। 20 रुपये इज इक्वल टू $1। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप नज़र डालोगे तो वर्ल्ड बैंक की ये एस्टिमेशन है कि 2014 में इंडिया के 17.12 रुपये, इंडिया के 17.12 रुपीज़ जो थे वो अमेरिका के $1 के बराबर थे। और आज के टाइम में अगर आप एक्सचेंज रेट अगर आप चेक करोगे जो नॉर्मल है, गूगल पे सर्च करके आप देखना, तो अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज़ है $1 की वैल्यू। तो यहाँ पे एक खुशी की बात आप कह सकते हो कि परचेसिंग पावर पैरिटी की जब बात होती है तो ये जो नंबर है ये काफ़ी नीचे आ जाता है। और ये एक अच्छी बात है। अच्छी क्यों बात है? क्योंकि बेसिकली इन दी एंड हमने गुड्स एंड सर्विसेज की तो बात करनी है ना, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज अमेरिका में आपको बहुत महंगी मिल रही है वो सस्ती मिल जा रही है इंडिया में। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है ये तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी है। नॉर्मली अगर हम देखें तो इंडिया की रैंकिंग 5वीं है, वी आर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। लेकिन अगर PPP के एंगल से अगर आप देखोगे तो इंडिया इज़ 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी। और ये भी काफ़ी एक अच्छी बात है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये है आपका परचेसिंग पावर पैरिटी। अब कुछ ये बहुत छोटे से कुछ टर्म्स हैं, इसको जल्दी जल्दी हम निपटाते हैं। इकोनॉमिक कन्वर्जेंस क्या होता है, मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस क्या है? कोई भी एक डेवलपिंग नेशन या मिडिल इकोनॉमीज़ जो हैं, धीरे धीरे जब उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना चालू होता है तो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट के रास्ते पे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो जो लेस डेवलप इकॉनमी वो डेवलप इकॉनमी बनने के रास्ते पे निकल जाते हैं और एक बार डेवलप हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस। मिडिल इनकम ट्रैक क्या है? तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है, देखो अगर हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि मिडिल इनकम वाला देश कौन सा होगा, जहाँ पे वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम एनुअली अगर हम बात करें, अगर वो $1036 से लेके $12,536 के बीच में है तो उसको मिडिल इनकम कंट्री कंसिडर करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं, उन मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं उनकी जो इनकम है इसके बीच में लाई करती है, लेकिन वो बेचारे मिडिल से हाई की तरफ वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो देश हैं उनको क्या कहते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप। फिर ऐसे भी अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो जितना ज़्यादा आप कैपिटल जनरेट करोगे उसको क्या कहेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। और ये कैपिटल जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि जो मशीनरीज़ हैं, ठीक है, जो ऐसे जो साइंटिफिक टूल्स हैं वो आप कितना जनरेट करते हो, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जितना ज़्यादा होगा कोई देश उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेगा। फिर एक टर्म आता है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो देखो इंडिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ये कौन कौन से मेथड्स हैं? तो देखो, एक तो होता है GDP, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया है। तो GDP के थ्रू से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी देश की नेशनल इनकम कितनी है। एक होता है GVA, एक होता है GNP, एक होता है पर कैपिटा इनकम, एक होता है ग्रीन GDP। और ये सब कुछ हमने पढ़ लिया और ये फॉर्मूला भी हमने पहले पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मेथड्स। कैलकुलेट तो आप कर लोगे, लेकिन किस मेथड का फॉलो करके इन नंबर्स को आप अचीव करोगे। तो एक होता है हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? तो जो हमने GDP पढ़ा वही है, जो हमने GDP पढ़ा वही है बेसिकली। तो प्रोडक्ट मेथड बेसिकली क्या है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो कि जो GVA हमने पढ़ा था, ठीक है, तो GVA हो सकता है, ठीक है। जो हमने GDP पढ़ा था, GDP की जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है। तो प्रोडक्ट मेथड में गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू कितनी है उससे भी आप काउंट कर सकते हो प्रोडक्ट मेथड को। या फिर जो GVA हमने पढ़ा था, तो जो GVA का नंबर है, ठीक है, तो वो भी अगर एग्रीगेट अगर आप कर दोगे, ठीक है, तो वो भी जो रिजल्ट आपके पास मिलेगा उसको भी हम प्रोडक्ट मेथड का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे फॉर्मूलास है, यहाँ पे आप इसको तसल्ली से पढ़ लेना। अच्छा, हमारे लिए जो काम की बात है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट मेथड में, कि किन किन चीज़ों को हमने प्रोडक्ट मेथड के अंदर ऐड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। तो देखो, सबसे पहले तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे। जब भी हम प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो मार्केट में बेची जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, इन सभी को हम इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट मेथड में। ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें भी जिसको प्रॉफिट के लिए मार्केट में नहीं लेके आया जाता है लेकिन उसको भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मिड डे मील हो गया। ठीक उसी तरीके से ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इसका एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है इसको भी कंसिडर किया जाएगा प्रोडक्ट मेथड में।
ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इम्प्यूटेड रेंट और इंटरेस्ट जो है इसको भी काउंट किया जाएगा। अब देखो ये इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है। जब भी हम इम्प्यूटेड रेंट की बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपका घर है, ठीक है, अभी आप घर में रह रहे हो तो आप अपने आप को किराया दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर मान लो इस घर में आप नहीं रहते, कहीं और रहते, किराए पे दे देते तो आपको किराया मिलता। तो अगर आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, अगर आप नहीं रहते तो किराया मिलता, तो वो जितना किराया मिलता आपको अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि आप खुद ही रह रहे हो, तो जो किराया मिलता आपको, ठीक है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। अजीब सा लग रहा है पर यही है, क्या कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं, तो ये भी आपने सारा याद कर लेना है। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि जब भी हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं तो किसको इंक्लूड करते हैं, किसको एक्सक्लूड करते हैं। तो एक्सक्लूड वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं, स्मगलिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, नॉन इकोनॉमिक गुड्स हो गए, सेकंड हैंड परचेज हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और इन सभी को वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ना एक टर्म है GVA और GDP एट बेसिक प्राइसेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, शायद कभी आपसे पूछ ले। अब देखो ये हमको वैसे तो पहले देख लेना चाहिए था, ये स्लाइड थोड़ा सा पीछे हो गया। GDP भी हमने पढ़ लिया, GVA भी पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि GVA और GDP के बीच में डिफरेंस बताइए क्या है। डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है, GVA हमने पढ़ा था। GVA क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें से इंटरमीडिएट वैल्यू अगर हम माइनस कर दें तो जो बचेगा वो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से GDP क्या है, ये फाइनल वैल्यू होती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट्स, क्योंकि ये तो डेफिनेशन वाले पॉइंट्स हो गए, ये तो हमें पता ही है। अब देखो जब हम GVA की बात करते हैं तो वैल्यू एडेड, ठीक है, हमने कौन कौन सी वैल्यू ऐड की थी, मतलब कि हम इनपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट वाले साइड की बात कर रहे हैं, सप्लायर वाले साइड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वी कंपेयर GVA विद GDP, बताओ जी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर वहाँ से अगर लिखा हो कि GVA गिव्स इनसाइट ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम इनपुट या सप्लायर साइड, तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। ऐसे GDP की बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, मतलब आउटपुट की बात करें, तो ये आउटपुट से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखना है हमने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करें इसको कंपेयर करने के लिए GDP और GVA को, तो GVA जो है ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो सेक्टर स्पेसिफिक जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, वहाँ पे जा के ये लोग क्या करते हैं, GVA को कैलकुलेट करते हैं और इसी को एग्रीगेट करते हो तो रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, GDP का रिजल्ट हमारे पास मिल जाएगा। और एक और आपने याद रखना है, ये लास्ट पॉइंट जो है, जब हम GVA की बात करते हैं हम किसकी बात करें, इनपुट की बात करें, मतलब फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, मतलब कि हम बेसिक प्राइसेस की बात कर रहे हैं। तो GVA की जब भी हम बात करेंगे तो ये बेसिक प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है, और जब हम GDP की बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में जाके, ठीक है, मार्केट प्राइसेस पे ये डील करेगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है। फिर एक इनकम मेथड होता है। तो देखो ये सिंपल इनकम मेथड क्या है, इनकम किसको मिलता है, फैक्टर प्रोडक्शन को। तो फैक्टर प्रोडक्शन को जो भी मिलेगा उसका एग्रीगेट कर दो, वो इनकम मेथड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, अपने खुद के यूज़ करने के लिए अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, वहाँ से अगर कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो उसको भी आप इनकम मेथड में कंसीडर करेंगे। किसको किसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। बस वीडियो पॉज करो और एक बार इसको रीड कर लो, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड, तो देखो आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आपके पास एक इनकम आती है, तो इस इनकम का क्या करोगे, या तो खर्चा कर दोगे या सेविंग कर दोगे। तो बस खर्चे और सेविंग को ऐड कर दो, तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो एक्सपेंडिचर मेथड होगा, ठीक है। अब हम किसको इंक्लूड करेंगे, किसको एक्सक्लूड करेंगे, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में पर्सनल कंजम्पशन जो है, ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इसको ऐड करते हैं। तो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाम से क्लियर है, जो फॉरेनर्स इंडिया में आके पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड कर लेंगे। ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। फिर जो गवर्नमेंट के जो परचेसेस है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको भी ऐड कर लेंगे। किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, इन सभी चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे। सेमी फिनिश्ड गुड्स, तो देखो सेमी फिनिश का मतलब अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो कंप्लीट नहीं हुआ तो इस खर्चे को कैसे कंसीडर करेंगे, सेकंड हैंड चीज़ें होगी, ठीक है। शेयर बॉन्ड डिबेंचर हो गया। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर, तो इम्प्यूटेड क्या है, मतलब अभी खर्चा किया ही नहीं है, कर सकते हो, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसके साथ ही ये सभी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि जो कुछ भी हमने पढ़ा, इंडिया में नेशनल इनकम को मेजर करने के जो तरीके हमने पढ़े, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। तो लिमिटेशन सबसे पहले देखो क्या है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंसेस है सिर्फ उसकी ही बात करता है। ग्रीन GDP हमने पढ़ा, ग्रीन GDP पढ़ा तो है हमने, लेकिन रियलिटी में इस पर कौन काम करता है, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। फिर ऐसे अगर हम बात करें, अब देखो जैसे घर की औरतें जो हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी तो कोई वैल्यू ऐड नहीं ना की जाती है, ठीक है।
तो फिर ये भी एक लिमिटेशन हो गया। बार्टर सिस्टम हो गया, उसको तो इंक्लूड किया नहीं जाता। आज के टाइम में बार्टर सिस्टम भी तो है ना, बहुत सारे विलेजेस में अगर आप देखोगे बार्टर सिस्टम चल रहा है, उसको यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिला, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया। फिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करो, एक्सक्लूड करो, तो ये बड़े पंगे हैं इसमें, ये कुछ लिमिटेशन है इसकी। अब लास्ट में हम देखते हैं कि जब किसी देश की हम बात करते हैं, कोई देश अगर मान लो कि किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस से वो कैसे रिकवर करता है। रिकवर जब वो करता है तो जो रिकवरी का पाथ होता है, ठीक है, वो कुछ शेप बनाता है, ठीक है, वो जो एक पैटर्न बनाता है। तो वो जो पैटर्न है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो कुछ इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे जेड शेप। अगर कोई इकोनॉमी एक किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद अगर जेड शेप से अगर रिकवर कर रहा है तो ये एक अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है, इसकी शेप देखिए कि ये मान लो आपका ये नॉर्मल पाथ था, ठीक है, डिक्लाइन हो गया क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, वो रिकवर कर रहा है, रिकवर कर भी रहा है और ओरिजिनल जो पॉइंट है उससे बहुत ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, फिर से नीचे आ रहा है, बैलेंस बना रहा है। तो ये कितना अच्छा रिकवरी वाला होगा। तो ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो इसको कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई भी इकोनॉमिक अगर क्राइसिस किसी देश में आए और वो देश अगर जेड शेप से अगर रिकवर कर रहा है तो ये सबसे अच्छी बात कंसिडर की जाती है। फिर ऐसे अगर हम देखें वी शेप, तो बिल्कुल ठीक है, क्विक बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है और जो पाथ पहले फॉलो किया जा रहा था वहाँ पे जल्दी से पहुँच जा रहे हैं हम। यू शेप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है क्योंकि आप आ तो जाते हो उस पाथ पे, जो ग्रोथ पाथ इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले आप जिसको फॉलो कर रहे थे वहाँ पे आ तो जाते हो, लेकिन गैप, जो टाइम गैप है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये एक डब्ल्यू शेप होता है। तो डब्ल्यू शेप भी बहुत डेंजरस है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ आप फॉलो कर रहे थे उससे पहले आप नीचे जाते हो, ठीक है, फिर रिकवर करते हो, फिर नीचे जाते हो, तो ये काफ़ी डेंजरस सिनेरियो होता है। और जो सबसे खतरनाक है वो है एल शेप, क्योंकि एल शेप में तो वापस आप जो ओरिजिनल आपका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी था वहाँ पर तक पहुँच ही नहीं पाते हो। और के शेप बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जहाँ पे आपका एक जो सेक्टर है वो तो डेवलप हो रहा है लेकिन दूसरा जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको हम के शेप रिकवरी करते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप